हेलो गाइस, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ग्रुप ऑडिट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ग्रुप ऑडिट और जॉइंट ऑडिट में फ़र्क होता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑडिट से ये मतलब निकालना है कि दो या दो से ज़्यादा ऑडिटर मिल करके ऑडिट कर रहे होंगे तो इसको ग्रुप ऑडिट बोला जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं, इसे जॉइंट ऑडिट बोलते हैं। ग्रुप ऑडिट के अंदर CFS की ऑडिट की जाती है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की जाती है। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसकी दो सब्सिडरीज हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड जब अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो उसके साथ ही साथ वो एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा जिसमें वो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट्स को या ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी वो इंक्लूड करेगा। तो CFS की ऑडिट जो ऑडिटर करता है, जब CFS की ऑडिट होती है तो इस ऑडिट को ग्रुप ऑडिट बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमें देखना है इस चैप्टर में सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब CFS। ठीक है, शॉर्ट में CFS बोलेंगे। तो अब हमें यहाँ पे देखना है एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट। हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा है कि CFS कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं। ठीक है, CFS बनाना किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले एज पर द सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 CFS कौन बनाएगा? ऐसी कंपनीज जिनकी कोई सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो या जॉइंट वेंचर हो। तो ऐसी कंपनीज जो है वो अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ अपने CFS भी बनाती है। ठीक है, इसके बाद आएगा अब तो CFS किसको बनाना है समझ में आ गया, जिस कंपनीज की सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर हो। CFS बनता कैसे है? CFS शेड्यूल 3 के हिसाब से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसी कंपनीज जो CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रखती हैं उनको अपना CFS जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कंपनीज़ क्या करेंगी, वो कंपनीज जो है वो जो CFS बनाएंगे वो शेड्यूल 3 को फॉलो करते हुए बनाएंगी। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट में हमने 3 पॉइंट पढ़ना था। ठीक है, अब मैं इसे बुक से रीड कर देती हूँ। As per the section 129 of Companies Act 2013, where a company has one or more subsidiaries, including associate and joint venture, it shall, in addition to its own financial statement, prepare CFS of company and all subsidiaries. Provision applicable to preparation and audit of financial statement of holding company shall maintain applicable to CFS. ठीक है, इसका मतलब है कि होल्डिंग कंपनी जिस तरीके से अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जिस प्रोविजंस को फॉलो करते हुए और जिस तरीके से उसकी ऑडिट कराती है उसी तरीके से वो CFS की भी ऑडिट करवाएगी। इसके बाद बता रहा है CFS शैल बी मेड एज पर द शेड्यूल 3 एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कंपनी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS, ऐसी कंपनीज जो CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रखती हैं अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जिन कंपनीज को CFS नहीं बनाना है, इट शैल बी सफिशिएंट इफ़ इट कंप्लाइज विद प्रोविजन ऑफ CFS अंडर शेड्यूल 3। तो ऐसी कंपनीज क्या करेंगे, शेड्यूल 3 के हिसाब से अपना प्रोविज़न शेड्यूल 3 के हिसाब से अपना CFS बना सकती हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या होगा? एज पर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी देख लें, नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट देखना है। रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ CFS। नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ऐसी कंपनीज जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो कंपनी शेड्यूल 3 के हिसाब से अपना CFS तैयार करती है। तो अब हमें बता रहा है कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी चीज़ें हमने क्या है इंटरमीडिएट में पढ़ी है। तो ऐसी कंपनीज़, मान लो कोई होली सब्सिडरी कंपनी है या पार्शली सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी उसके मेंबर्स जो है वो इन रिटेन ये इंटीमेट कर देते हैं, इन रिटेन ये मतलब एक्सेप्टेंस देते हैं कि अगर कंपनी अपना CFS नहीं बनाती है तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। इन दैट केस कंपनी को CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है। होली और पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है ये। ठीक है, होल्डिंग कंपनी की बात नहीं की जा रही है। इस केस में क्या होगा, होल्डिंग कंपनी जो है वो CFS बना रही है। ठीक है, और जो ये कंपनीज है पार्शली ओन्ड या होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज है, सब्सिडरी है। ठीक है, इनके मेंबर जो है वो इन रिटर्न कंसेंट दे देते हैं कि ठीक है अगर आप CFS नहीं बनाते तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है,
तो इन सब्सिडरीज कंपनीज़ को CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आएगा ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो ऐसी कंपनीज को भी CFS बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद सिक्योरिटीज़ आर इट्स अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, ठीक है, फाइल CFS विथ रजिस्ट्रार। अगर कोई इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है या अल्टीमेट सब्सिडरी कंपनी है, वो कंपनीज क्या करती हैं, अगर CFS बना रही हैं तो कंपनी को जो है वो CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एज पर द AS सब्सिडरी शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन व्हेन कंट्रोल इज इंटीमेटेड टू बी टेम्परेरी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ऐसी कंपनीज जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से CFS नहीं बनाना होता है, तो वो CFS जो होता है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाती है। तो वो कंपनीज यहाँ बता रहे हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है। मान लो जैसे यहाँ पे बता रहा है कि कोई होल्डिंग कंपनी है, उसने सब्सिडरी कंपनी में टेम्परेरी बेनिफिट के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे उसमें फंडिंग की है, तो ऐसी कंपनीज को CFS बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या कोई ऐसी सब्सिडरी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती अपनी होल्डिंग कंपनी में, ठीक है, वो पैसे नहीं दे सकते अपनी होल्डिंग कंपनी को, इन दैट केस क्या होगा, इस कंपनीज को भी CFS बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले है एज पर द AS 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से सब्सिडरी शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन व्हेन कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्परेरी। कंट्रोल जो होता है वो टेम्परेरी होगा, कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्परेरी बिकॉज शेयर्स आर एक्वायर्ड, शेयर्स को एक्वायर किया गया है एंड हेल्ड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन नियर फ्यूचर्स। कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्परेरी, कंट्रोल जो होता है वो टेम्परेरी माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि शेयर जो भी एक्वायर किए गए हैं और हेल्ड किए गए हैं, ठीक है, फॉर सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन नियर फ्यूचर। मतलब कोई होल्डिंग कंपनी है, उसने सब्सिडीज कंपनीज के कुछ शेयर्स बाई किए हैं, शेयर्स बाई किए जिसकी वजह से वो कंपनी उसकी सब्सिडी कंपनी बन गई है, लेकिन वो जो शेयर्स बाई किए गए हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे किए गए हैं, नियर फ्यूचर उसको सेल कर दिया जाएगा। इन दैट केस ऐसी कंपनीज को CFS बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर सब्सिडरी ऑपरेट अंडर सेवरल लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफ़र रेस्ट्रिक्शंस। सब्सिडीज कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है कि वो लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफ़र अपनी होल्डिंग कंपनी को नहीं कर सकती, इन दैट केस होल्डिंग कंपनी CFS नहीं बनाएगी, ठीक है। तो CFS आपको कब कब नहीं बनाना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, जब कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी में टेम्परेरी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करती है, टेम्परेरी बेसिस पे उसके फंड लेती शेयर्स बाय करती है, तो ऐसी कंपनीज़ में, ऐसे केसेस में होल्डिंग कंपनी को CFS बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर सब्सिडरीज कंपनीज के ऊपर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफ़र रेस्ट्रिक्शंस हैं, इन दैट केस ऑल्सो होल्डिंग कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS। तो अगर CFS नहीं बना रही है तो क्या करेंगे, शेड्यूल 3 को फॉलो करेंगी, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनाएगी, लेकिन शेड्यूल 3 को फॉलो ये कंपनीज करेंगी। इसके बाद हमारा आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। अब यहाँ पे ये इंडेस के हिसाब से है, ठीक है, मतलब इंडेस के हिसाब से सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस केस में होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी बनाने की CFS बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब वो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही होगी, ठीक है, शेयर्स बाई कर रही है, वो शेयर्स में पैसे लगा रही है लोगों के, तभी तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ऐसी अगर इस तरीके से देखा जाए तो उस कंपनी के अंदर अगर वो CFS बनाने बैठे तो बहुत सारी कंपनीज कवर हो जाएंगी, उसकी सब्सिडीज एसोसिएट बन जाएंगी, इसीलिए ऐसी कंपनीज़ को एक्सक्लूड किया गया CFS बनाने से, ठीक है। ये अगर वो किसी कंपनी से शेयर में इन्वेस्ट करती है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो उसकी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो इंडेस के हिसाब से बस एक ही एक्सक्लूजन है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो ऐसी कंपनीज को CFS बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज़ एन एंटिटी। इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन सी होती है, दैट ऑब्टेन फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग देम विथ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। वो ऑब्टेन करती है फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर से फंड को ऑब्टेन कर रहे हैं हम, फॉर प्रोवाइडिंग देम विथ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज,
ठीक है। बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, एंजल वन है वो और लक्ष्मी श्री है, बहुत सारी ऐसे कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो क्या करती है, लोगों से पैसा लेती हैं और उनके पैसे को इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे कंपोनेंट में, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट में इन्वेस्ट करती है। तो ऐसी कंपनीज़ को CFS बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट कराती हैं जो अपने इन्वेस्टर से पैसा उठाती हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स में इन्वेस्ट करती हैं। इसके बाद कमिट टू इन्वेस्टर्स दैट इट्स बिजनेस पर्पज इज़ टू इन्वेस्ट फंड सोली फॉर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कमिट करता है अपने इन्वेस्टर्स को कि उसका बिजनेस पर्सन जो है वो इन्वेस्ट करना है फंड को सोली फॉर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न गेन करने के लिए ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, और किसी पर्पज से इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। इसका मेजर एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, अपने इन्वेस्टमेंट का मेजरमेंट कैसे करती हैं, ऐसी कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट का मेजरमेंट जो है वो फेयर वैल्यू बेसिस पे करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंटिटी नीड नॉट टू प्रेजेंट द CFS। इन्वेस्टमेंट एंटिटी को CFS बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमने पहले ही क्लियर किया है, ठीक है। इट मेजर्स, ये वर्ड याद रखना, MCQ में पूछ सकता है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटीज जो होती हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पर मेज़र करती हैं, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू बेसिस पर मेज़र करती हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि फेयर वैल्यू बेसिस पर मेजरमेंट किया जा रहा है। इसके बाद हमें देखना है इन्वेस्टमेंट एंटिटी जो होती है वो CFS बनाने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद इफ़ इट मेजर्स ऑल इट्स सब्सिडरीज एट फेयर वैल्यू, अगर वो अपने सारे सब्सिडरीज का वैल्यूएशन जो है वो फेयर वैल्यू पे कर दे तो क्या होगा, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर इंड AS 110। हाउएवर parent of investment entity shall prepare CFS unless parent is also an investment entity। parent of investment, ठीक है, एंटिटी, इन्वेस्टमेंट एंटिटी की जो पेरेंट कंपनी है वो, ठीक है, shall prepare CFS, वो CFS बनाएगी, ठीक है। unless parent is also an investment company, अगर पेरेंट कंपनी जो है वो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, पेरेंट कंपनी कौन होगी, जिसके शेयर्स हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई पेरेंट कंपनी है वो पेरेंट कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तब तो CFS बनाएगी, लेकिन अगर पेरेंट कंपनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है इन दैट केस वो CFS नहीं बनाएगी। इन शॉर्ट एक्सक्लूजन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंपनी का है, ठीक है। पेरेंट कंपनी अगर हमारी नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसको CFS बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखना है हाउएवर देयर इज़ नो एग्जेम्पशन फॉर सब्सिडी टेम्परेरी कंट्रोल, ठीक है, टेम्परेरी कंट्रोल के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। और फॉर ऑपरेटिंग अंडर सेवरल लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शंस इन इंड AS 110, मतलब AS के हिसाब से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि अगर कोई ऐसी सब्सिडरी कंपनी है जिसके शेयर्स जो है वो टेम्परेरी बेसिस के लिए होल्ड किए गए हैं, या ऐसी कोई सब्सिडरी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस पर चल रही है, तो ऐसी कंपनीज़ को CFS नहीं बनाना पड़ेगा। ये रेस्ट्रिक्शन AS के हिसाब से इंड AS में ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब है अगर कोई ऐसी सब्सिडरी कंपनी है इंड AS के हिसाब से तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी जो है वो CFS बनाएगी। इंड AS के हिसाब से सिर्फ एक ही एक्सक्लूजन है इन्वेस्टमेंट कंपनी को, ठीक है। AS के हिसाब से 2 है और इंड AS के हिसाब से एक एक्सक्लूजन है इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो यहाँ पे एक टॉपिक खत्म होता है हमारा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेशन एज पर कंपनीज रूल। तो हमें बोला अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेशन, हमें यहाँ पे बताना है कि कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, ठीक है, एज पर कंपनीज रूल। तो फॉर कंसोलिडेशन एज पर कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, फॉर कंसोलिडेशन एज पर कंपनीज रूल्स 2015, मतलब कंसोलिडेशन में क्या क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज, ठीक है, पेरेंट है और उसकी सब्सिडरीज है। Financial statement of parent and its subsidiaries are combined on line-by-line basis by adding assets, liabilities, income, expenses and cash flow as per Ind AS 110। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम किस तरीके से कंसोलिडेशन बनाएंगे, पेरेंट
की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें उसकी जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, हम उसमें सब्सिडरीज़ की जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, इनकम है, एक्सपेंडिचर से उनको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, पहला काम तो हमारा ये होता है। उसके बाद देखना है रिलेटेड गुडविल, कैपिटल रिजर्व एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मतलब देखो पॉइंट्स आपको इसमें जितने पॉइंट्स बताए गए इसके अलावा भी हो सकते हैं, क्योंकि CFS हमने इंडेक्स में भी पढ़ा है और उसका कंसोलिडेशन भी हम जानते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ऑडिट में पूछे तो आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं जो इसमें पूछा गया है, इसके अलावा आप कोई पॉइंट नहीं ले सकते हैं। आप इंडेक्स के कुछ पॉइंट्स लिख के आ जाओगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स को याद रखना। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बता दिया गया। इनकम एक्सपेंडिचर एसेट एंड लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसके बाद है रिलेटेड गुडविल है, कैपिटल रिजर्व एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड एज पर इंडेक्स 103। इंडेक्स 103 के हिसाब से क्या होता है, इसी गुडविल कैपिटल रिजर्व हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें याद है। ठीक है, कंसोलिडेशन में तो कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं वैसे ही यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट होगी। कैपिटल या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आएंगे हमारे जो NCI होती है, तो उसका कैलकुलेशन हमको किस तरीके से करना है, इंडेक्स 103 के हिसाब से करना है। सबसे पहले एसेट लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंडिचर को ऐड करना है, फिर गुडविल कैपिटल रिजर्व NCI का कैलकुलेशन करना है। एडजस्टमेंट लाइक एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स आर मेड एज पर इंडेक्स 110। उसके बाद जो भी इंट्रा डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हमें क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, तो ये 110 के हिसाब से होता है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। इसको हम क्या करते हैं, आर अकाउंटेड यूजिंग द इक्विटी मेथड एज पर इंडेक्स 28। मतलब सीधी सी बात है, जिसके लिए जो इंडेक्स बना गया है उसके हिसाब से हमको काम करना है। ठीक है, तो जो जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज होंगी उनका वैल्यूएशन किस तरीके से होगा, उनके शेयर्स का वैल्यूएशन जो होता है वो इंडेक्स 28 के हिसाब से उसका वैल्यूएशन किया जाएगा इक्विटी मेथड को फॉलो करते हुए। ठीक है, इसके बाद बिजनेस अंडर कॉमन कंट्रोल, ऐसा बिजनेस जो हमारे कॉमन कंट्रोल में हो, जैसे A का सब्सिडरीज B की सब्सिडरीज C, तो C का जो है C के ऊपर क्या है, A का कॉमन कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटेड यूजिंग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एज पर इंडेक्स 103। तो ऐसी कंपनीज जिनके ऊपर कॉमन कंट्रोल हो हमारा, तो ऐसी कंपनीज में क्या होगा, इंडेक्स 103 के हिसाब से इनका वैल्यूएशन किया जाएगा पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को फॉलो करते हुए। ये हमने 103 में पढ़ा भी है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को फॉलो करते हुए इनकी अकाउंटिंग की जाएगी। तो क्या क्या पॉइंट आया है इसका, इंटरेस्ट इन एसेट्स, लायबिलिटीज़, revenue and expenditures in a joint operation are accounted as part of separation financial statement as per Index 111। इसका इंटरेस्ट इन एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है। इस इंटरेस्ट का वैल्यूएशन जो होगा इन अ जॉइंट ऑपरेशन, ठीक है, आर अकाउंटेड। जॉइंट ऑपरेशन में इंटरेस्ट ऑन एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जॉइंट ऑपरेशन में इनका वैल्यूएशन जो है वो किस तरीके से होगा, इंडेक्स 111 के हिसाब से होगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट पढ़ा है। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, देखो दिए गए यहाँ पे 7-8 पॉइंट दिए गए, 6 पॉइंट आई थी, 6 है और 6 बहुत इजी है कि आप लर्न कर सको, दिमाग में चीज़ें बहुत इसलिए बैठ सकती हैं। कंसोलिडेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मेजरिंग पॉइंट तो वही है जो हमने 103 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम CFS बनाने गए। CFS बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है पेरेंट कंपनी का, उसमें सब्सिडरीज़ के क्या करते हैं, जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, इनकम है, एक्सपेंडिचर, उनको ऐड करते चलते हैं। तो पहला काम यही हो गया कि हमें उसे स्टेप बाय स्टेप ऐड कर देना है। दूसरी बात, एडिशन के बाद हमारा एक बैलेंस शीट प्रोफार्मा तैयार हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, गुडविल, कैपिटल रिजर्व और NCI का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, वो कैलकुलेट कर देंगे। इसके बाद हमें बताना होता है कि जो जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज अगर हैं कुछ, तो इनका जो वैल्यूएशन होगा वो इक्विटी मेथड के हिसाब से किया जाएगा, इंडेक्स 28 के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि जो इंटरेस्ट ऑन एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो कि जॉइंट ऑपरेशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो इनका जो वैल्यूएशन है इंडेक्स 111 के हिसाब से किया जाएगा। इसके बाद हमें देखना है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी देखना था ना कहीं। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हम क्या करते हैं, कॉमन कंट्रोल में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि कॉमन कंट्रोल में है तो उनका वैल्यूएशन जो है वो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से होगा। इसके बाद एडजस्टमेंट लाइक इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन्स का एक्सक्लूजन किया जाएगा इंडेक्स
110 के हिसाब से इनका एक्सक्लूजन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या पॉइंट याद करना है। सबसे पहले हो जाएगा ऐड करना है, गुडविल कैपिटल रिजर्व एनसीआई का कैलकुलेशन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंट्राग्रुप ट्रांजेक्शंस का एक्सक्लूजन करना है। एक्सक्लूजन करने का जॉइंट वेंचर या एसोसिएट अगर कोई कंपनीज है तो उनका क्या करना है, उनका उनको इंडिया 78 के हिसाब से इक्विटी मेथड के हिसाब से उनका वैल्यूएशन करना होता है। इसके बाद हमको नेक्स्ट में क्या करना होता है, इसके बाद हमको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर हो गया। फिर हमारा कॉमन कंट्रोल है तो उसका वैल्यूएशन जो है वो इंडेक्स 103 में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से होगा। इंडेक्स 111 को भी फॉलो करना है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स होगा, याद रहेगा। वर्ड पकड़ो, ऐड करना है, गुडविल कैपिटल रिजर्व एनसीआई का कैलकुलेशन करना है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस को एक्सक्लूड करना है। उसके बाद इन जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज का वैल्यूएशन इक्विटी मेथड के हिसाब से करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे, 4 पॉइंट ऐसे हो गया। 5वां, कॉमन कंट्रोल अगर हमारे पास है तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें कॉमन कंट्रोल दिख रहा है तो उसका वैल्यूएशन पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से होगा एज पर इंडेक्स 103। फिर कोई ऐसी एसेट लाइबिलिटीज़ है, इनकम एक्सपेंडिचर्स है जिस पे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है और वो सारे एसेट लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंडिचर जॉइंट ऑपरेशन में यूज़ किए जा रहे हैं, एंड दैट केस इनका वैल्यूएशन जो है वो इंडेक्स 311 के हिसाब से होना है। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट याद हो जाएंगे। इसके बाद हमको लिख लेते हैं कहीं शॉर्ट में कि पहले है ऐड करना, फिर गुडविल कैपिटल रिजर्व एनसीआई का कैलकुलेशन, फिर इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस, उसके बाद हमें है जॉइंट वेंचर और एसोसिएट का वैल्यूएशन। इसके बाद हमारा आ जाएगा कॉमन कंट्रोल। उसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एसेट्स लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये 6 पॉइंट फॉर कंसोलिडेशन एज पर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। ठीक है, फॉर कंसोलिडेशन एज पर कंपनीज रूल्स 2006। कंसोलिडेशन के लिए क्या करेंगे, financial statement of a parent and its subsidiaries are combined on line by line basis by adding assets liabilities। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एज पर कंपनीज रूल्स 2015, अब हम पढ़े रूल्स 2006। यहाँ भी वही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज आर कंबाइंड line by line by adding assets liabilities income expenses and cash flow as per AS 21। ठीक है, certain calculation like determination of goodwill capital reserve minority interest and adjustment like elimination of intragroup transaction etc are made as per AS 21। investment in associate are accounted by using equity method। interest in joint control in entity is accounted by using proportionate consolidation method as per AS 27। तो यहाँ ये पॉइंट सेम एज अबव है। फिर एक नोट है जो कि MCQ पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट शुड बी ड्रॉन अप टू सेम रिपोर्टिंग डेट एज डेट ऑफ पेरेंट। सबसे पहली बात, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट शुड बी ड्रॉन, कंपोनेंट जो भी है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है, उसको ड्रॉन किया जाएगा अप टू सेम रिपोर्टिंग डेट एज दैट ऑफ पेरेंट। इसका मतलब है कि हमारी सब्सिडरीज एसोसिएट जॉइंट वेंचर में जो भी कंपोनेंट है उनकी डेट हमारे पेरेंट की डेट से मैच करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ड्रॉन अप टू डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट तक की फॉलो की गई है। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट शुड बी मेड फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस। तो अगर मान लो सब्सिडरीज एसोसिएट जॉइंट वेंचर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए गए हैं उसका डेट डिफरेंट है और हमारी होल्डिंग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट डिफरेंट है, तो इन कंपनीज में जो सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर में है इनमें अगर कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अकर्ड हुए हैं तो उसका एडजस्टमेंट कीजिए आप उस बैलेंस शीट की डेट तक। ठीक है, ताकि आप उसको जो है वो बना पाओ एज पर डेट ऑफ पेरेंट कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं उनके हमें इसमें क्या करती है, एडजस्टमेंट देनी पड़ती है। इसके बाद बिटवीन दोज डेट एंड डेट ऑफ पेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी केस, किसी भी केस में क्या होगा, बिटवीन रिपोर्टिंग डेट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ इन केस ऑफ
AS and 3 months in case of Ind AS। यहाँ बोल रहा है कि जो डिफरेंस होता है सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर में और होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट में, ये डेट AS के हिसाब से 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और इंड AS के हिसाब से 3 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया कि होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट जो है के हिसाब से ही सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर की डेट होनी चाहिए। इसके बाद बता रहा है कि अगर नहीं है डेट इक्विवेलेंट तो आपको जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अगर हो रहे हैं इन कंपनीज में उनका क्या करना चाहिए, उनका एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना चाहिए। इसके बाद जो गैप है डेट की, ठीक है, सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट में जो गैप है AS के हिसाब से 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इंड AS के हिसाब से 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। ठीक है, पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट में हम देखेंगे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ CFS इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट। सबसे पहले प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ CFS को कौन बनाना और उसको प्रिपेयर करने की प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती है, पेरेंट के मैनेजमेंट की होती है। इस बात का MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, फॉर ऑफ पेरेंट है दिस इंक्लूड, ये जो है वो क्या करेगा, इंक्लूड करेगा आइडेंटिफाइंग component and financial information of component to be included in CFS। तो सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट टॉपिक है हमारा। इसके अंदर हमें बताना है कि प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना CFS को किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वो किस तरीके से करेगी, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद हमको नेक्स्ट में देखना है कि मैनेजमेंट जो होता है वो करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेगा। ठीक है, आइडेंटिफाइंग कॉम्पोनेंट को आइडेंटिफाई करेगा और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पोनेंट टू बी इंक्लूडेड इन CFS। तो सबसे पहले मैनेजमेंट जो होता है वो ये देखता है कि वो किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो ये देखता है कि कौन कौन से कंपोनेंट उसको CFS में इंक्लूड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उन कंपोनेंट के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखेगा। ठीक है, कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेगा और उनके इन्फॉर्मेशन को देखेगा कि उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। ऑब्टेनिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट, वो कंपोनेंट से एक्यूरेट और कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करेगा। सबसे पहले वो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेगा, उसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन उसको अपने CFS में इंक्लूड करने हैं। ठीक है, उसके बाद वो देखेगा कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं वो एक्यूरेट और कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद वो देखेगा आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग। अगर सेगमेंटल डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सेगमेंटल रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से उसको आइडेंटिफाई करेगा और तो वो सेगमेंटल रिपोर्टिंग करने के लिए क्या करेगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करेगा। रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर रिपोर्टिंग के लिए वो रिलेटेड पार्टी को देखेगा और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को देखेगा। इसके बाद मेकिंग एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, वो क्या करेगा, एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करेगा, मेकिंग एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। फिर हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, वो हार्मोनाइजेशन करेगा। हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है एक जैसा करना है। मतलब हमें क्या देखना है कि हमारे जो सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर है उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो है वो पेरेंट से सेम पेरेंट की जैसी ही होनी चाहिए। तो हार्मोनाइजेशन करेगा वो ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। फिर वो देखेगा GAAP कन्वर्जन अगर हुआ है कुछ, ठीक है, वेयर एप्लीकेबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट में हमको क्या क्या देखना है, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमको सबसे पहले बताना है कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ CFS इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनीज मैनेजमेंट। ठीक है, तो पेरेंट कंपनी के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें मैनेजमेंट जो है वो करता क्या क्या है, उसमें मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहले देखेगा
कि हमारे ऐसे कौन कौन सा, वो सबसे पहले कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेगा कि ऐसे कौन कौन सा कंपोनेंट है जिसको CFS में इंक्लूड किया जा सकता है, और वो जो कंपोनेंट है वो हमें किस तरीके के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन CFS। उसके बाद वो देखेगा कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं वो एक्यूरेट हैं और कंप्लीट हैं या नहीं है। फिर वो देखेगा कि अगर कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट है, सेगमेंटल रिपोर्टिंग के लिए वो रिपोर्टेबल सेगमेंट को देखेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वो देखेगा अगर कोई GAAP कन्वर्जन है तो कहाँ एप्लीकेबल होगा, इस चीज़ को वो देखेगा। फिर वो ये देखेगा कि वो क्या करेगा, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। वो ये देखेगा कि हमारे पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है वही जो है वो हमारे सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर की भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो रिलेटेड पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, उनके ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेगा रिपोर्टिंग पर्पस से। तो वर्ड्स याद रहेंगे, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कंपोनेंट और उसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। फिर देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं वो एक्यूरेट और कंप्लीट होने चाहिए। रिपोर्टेबल सेगमेंट देखना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स देखने हैं, GAAP कन्वर्जन देखना है, अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का हार्मोनाइजेशन करना है, ठीक है। तो वर्ड्स याद रखेंगे। इसके हम कीवर्ड्स बना सकते हैं। G-Rich, एक्चुअली ये मैंने नहीं बनाया है, मैं अपनी बुक्स, मैं जो है ऑडिट जो है वो सचिन अग्रवाल सर की बुक से पढ़ रही हूँ। और पहले मैं आप लोगों को बताने से पहले मैं उनके रिवीजन वीडियोस को देखती हूँ, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इनकी बुक और वीडियोस दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। तो जो भी ये जो भी मेमोरी टेक्निक वगैरह है इसमें बहुत से तो उनके भी रहते हैं, और कुछ जहाँ मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं याद हो पा रहा है तो वहाँ मैं खुद अपना भी बना लेती हूँ, लेकिन ये उनका है G-Rich, ठीक है। R से दो चीज़ें, G-Rich, G से GAAP कन्वर्जन वेयर एप्लीकेबल, R से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिपोर्टेबल सेगमेंट, उसके बाद रिच, RI है आइडेंटिफाई करना कंपोनेंट को, उसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। C में हम क्या देखेंगे, हमको देखना है मेकिंग एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट मैं भूली गई थी। मेकिंग एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट भी हमें करना होता है। और H से हार्मोनाइजेशन करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। इसके बाद C से हम एक्यूरेट और कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। तो समझ आ गया हमें। वैसे मुझे मेमोरी टेक्निक से कम और वर्ड से ज़्यादा याद होता है, इसी के हम ऐसे याद कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या है, आइडेंटिफाई करना किसको, कंपोनेंट को और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। फिर देखना कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो एक्यूरेट और कंप्लीट है कि नहीं है। उसके बाद रिपोर्टेबल सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना ताकि हम सेगमेंटल रिपोर्टिंग कर सके। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस देखना, रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना ताकि रिपोर्टिंग की जा सके, ठीक है। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने हैं तो वो एडजस्टमेंट भी हम करेंगे। GAAP कन्वर्जन देखेंगे जहाँ भी एप्लीकेबल होगा। फिर हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क हम करेंगे। तो इतने पॉइंट्स हो गए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट में। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट ऑफ CFS। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। बाय।